हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सक्लूसिव न्यूज़, यानी कि 21 फरवरी 2022 की जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है वो मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको हर प्रकार की खबरें मिलेंगी, चाहे वो शैक्षणिक हो, एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो। यहाँ पे झारखंड से जुड़ी आपकी 10 सबसे बड़ी खबरें मिलेंगी जो आपके हर एक क्षेत्र से संबंधित होंगी और आपसे जुड़ी हुई खबरें हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। हम बिल्कुल बिलीवेबल सोर्सेज से आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम जो भी जानकारी यहाँ पे देते हैं वो 100% सही होती है। हम कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए आप बिल्कुल सही खबर पाने के लिए और बिना न्यूज़पेपर पढ़े झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने न्यूज़ पे। तो आज का पहला समाचार है मौसम समाचार से संबंधित कि मौसम का यू टर्न, आज बादल छाए रहेंगे, 24 से 26 फरवरी तक बारिश के आसार। तो फरवरी के 20वें दिन मौसम ने फिर यू टर्न लिया है। रविवार को दिन भर आसमान में बादलों की लुका छिपी रही। बादल होने से फिजा में घुली ठंडक के कारण पारे की चाल भी धीमी पड़ गई। सुबह से दोपहर 3 बजे तक अधिकतम तापमान 5 डिग्री के ऊपर चढ़ा रह सका। सुबह 9 बजे तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर था। यानी कि आपका जो है फिर से बारिश होने की संभावना 24 से 26 फरवरी तक फिर से आपकी बारिश होने की संभावना है। तो चलिए, आज का यह था हमारा मौसम समाचार। तो 27 फरवरी को आपका मौसम जो है वह साफ हो जाएगा। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार यानी कि 23 फरवरी को हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। 24 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। 25 से 26 फरवरी को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 27 फरवरी को मौसम साफ रहेगा और आज का तापमान 27 डिग्री रह सकता है। दिन का तापमान बादलों का असर दिन रात के तापमान पर भी पड़ा है। दिन के तापमान में 1.3 डिग्री और रात के तापमान 1.4 डिग्री का इजाफा हुआ। इसके बावजूद दिन और रात में पारा सामान्य से ऊपर नहीं पहुंच सका है। रविवार के दिन का तापमान 25 डिग्री और रात का 11 डिग्री था। तो यह था आपका मौसम समाचार से संबंधित। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। ठीक है, तो अगला खबर चलिए जानते हैं कि झारखंड के किन किन राज्यों में है बारिश के आसार। तो रांची सहित राज्य के कई जिलों में रविवार को बादल छाए रहे। उत्तर पूर्वी, दक्षिण एवं मध्य भागों में गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिली है। हालांकि सोमवार को मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया कि अगले 48 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होगा। वहीं 22 फरवरी को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की चपेट में होगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। झारखंड के कई जिलों में 23 फरवरी से ही बादल छाए रहेंगे। 24-25 फरवरी को कई इलाकों में बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं रविवार को रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, कोडरमा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सहित अन्य जिलों में दिन के आंशिक रूप में बादल छाए रहे। राजधानी में दिन में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी दिशा में हवा चली। मौसम विभाग के अनुसार हाल के दिनों में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के बादल का निर्माण हुआ है। वर्तमान में ये बादल उत्तर पूर्व, मध्य एवं दक्षिण झारखंड में देखी जा सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग ने बताया कि बारिश की गर्मी की फसलों को फायदा होगा, जबकि वैसे सरसों की फसल जिसमें फूल लगे हैं का नुकसान होगा, इससे फूल गिर जाएंगे। तो आज की मौसम खबर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पे। अगला खबर है 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री होगी दंडनीय। यानी कि 1 अप्रैल के बाद बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की खरीद या बिक्री करते हैं तो इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। नगर विकास विभाग के सचिव ने राज्य के सभी शहरी निकायों को जारी किया निर्देश। राज्य में 1 अप्रैल 2022 से तंबाकू उत्पादों के लिए भंडारण या वितरण के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। इस तिथि के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों के विपणन, भंडारण, पैकिंग और प्रसंस्करण, विनिर्माण करने पर दंडित किया जाएगा। नगर विकास विभाग के सचिव ने सभी शहरी निकायों को कहा है कि इससे संबंधित निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम के अनुसार
किसी भी परिसर में सिगार, सिगरेट, नस्वार सहित सभी तरह के तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण या सफाई विनिर्माण बिना लाइसेंस की अनुमति के नहीं किया जाना है। 1 अप्रैल 2022 से राज्य के सभी शहरी निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद कोई भी व्यापारी, दुकानदार या व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू या उत्पाद बेचने वाले व्यापारी शहरी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस लेकर ही खरीद बिक्री कर पाएंगे। लाइसेंस लेने के लिए निकायों में आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाइट झारखंड suda.net पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। तो यह था हमारी आज की न्यूज़ जिसमें बताया गया कि 1 अप्रैल के बाद बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की खरीद बिक्री होगी दंडनीय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है कि राज्य में 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी 1 जुलाई से हमारे राज्य में बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ को विस्तार से कि राज्य में 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। तो पूरा न्यूज़ है कि पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे सिंगल यूज प्लास्टिक झारखंड में 1 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही थर्मोकोल के प्लास्टिक पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPBCB ने इस निर्देश पर अमल करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बाबत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि प्रदूषण बोर्ड के सचिव YK दास ने की। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 1 जुलाई तक की समय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि इससे जुड़े सभी पक्ष अपना स्टॉक को खत्म कर दें। जाहिर है 30 जून या उसके पहले सिंगल यूज प्लास्टिक से पूरी तरह से मुक्ति पाना होगा। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद न्यूज़ है कि और न ही इसे रिसाइकिल किया जा सकता। आप जानते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है उसे जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता, न ही इसकी रिसाइकिलिंग की जा सकती है। तो वैसे तो सिंगल यूज प्लास्टिक के दायरे में बहुत कुछ आता है, लेकिन मोटे तौर पर प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्मोकोल प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबैंड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक आदि को सख्त पाबंदी के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू जैसे आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले PVC बैनर आदि शामिल है। माना जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई से राज्य में हो जाएंगे सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन। थर्मोकोल पर भी लगाई जाएगी पाबंदी। CPCB के निर्देश पर अमल करेगा राज्य। पर्यावरण को पहुंच रहा है काफ़ी नुकसान। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर। अगला खबर है कि 6 माह से राशन कार्ड पर खाद्यान्न का उठाव नहीं किया तो हो जाएगा रद्द। तो अगर यदि आपने 6 माह से अपने राशन कार्ड से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। जी हाँ, तो यदि आपने 6 माह से राशन का उठाव नहीं किया तो आज ही अपने राशन का उठाव करें, जिससे कि आपका कार्ड रद्द ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं इस न्यूज़ को विस्तार से। रांची में पिछले 6 माह से जिस राशन कार्ड पर खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है वह रद्द होगा। राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारी के घर जाकर जांच की जाएगी कि आखिर किस स्थिति में वे राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद स्थानीय पार्षद या BDO के अनुशंसा आकर संबंधित राशन कार्ड को रद्द किया जाएगा। यह निर्देश DC छवि रंजन ने शुक्रवार को खाद्यान्न आपूर्ति की समीक्षा करते हुए DSO को दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में नन टर्नअप वाले कार्ड की एंट्री नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने रातू नामकुम के BSO और रांची अनुभाजन क्षेत्र के MO का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया है, क्योंकि वहां पे बहुत अधिक लोगों का 6 माह से राशन उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण वहां के DC ने लिया है यह निर्णय। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले खबर पे। अगला खबर है कि परीक्षा से पहले होगी सहायक अध्यापक की सर्टिफिकेट परीक्षा। जी हाँ, परीक्षा से पहले सहायक अध्यापक की सर्टिफिकेट परीक्षा ली जाएगी। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जांच की होगी। जिम्मेदारी निगरानी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधीक्षक को होगी। बच्चों को और साथ में बच्चों को अंडा देने के लिए जिलों को आवंटित की जा चुकी है 32.7 करोड़ रुपए। जी हाँ, बच्चों को अंडा देने के लिए 32.7 करोड़ रुपए आवंटित की जा चुकी है। चलिए दोनों न्यूज़ को पढ़ते हैं विस्तार से। तो पहला न्यूज़ है कि सहायक अध्यापक, जिसे कि आप लोग जानते हैं पारा शिक्षक का नाम बदल के कहा दिया गया है सहायक अध्यापक। तो सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। शिक्षकों के आकलन परीक्षा के पूर्व प्रमाण पत्रों की जांच की तैयारी है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जिम्मेदारी संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होगी। प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधीक्षक की होगी। शिक्षक अपने सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक व शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। शिक्षा प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करेंगे। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होने के लिए 15 दिनों के अंदर संबंधित बोर्ड को उपलब्ध कराएगा। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा शिक्षा की संविदा समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस माह मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। सहायक अध्यापक को जनवरी से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसी माह से बढ़ा हुआ मानदेय इसी माह से मिलेगा। जनवरी के मानदेय का भुगतान इस सप्ताह के अंत तक हो जाएगा। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% व अन्य शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी से प्रतिमाह लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार पे बढ़ रहा है। अब तक मानदेय पर प्रति माह 80 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा था। अब राशि बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो जाएगी। पारा शिक्षकों पर प्रति माह 110 करोड़ रुपए अब होंगे राज्य में खर्च। और अगला है कि झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने एमडीआई में अंडे के लिए राशि आवंटित कर दी है। जिलों को 32.7 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। राशि 31 मार्च तक के लिए दे दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य के 17 जिलों में स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, जबकि 7 जिलों में फिलहाल कक्षा 8 तक कक्षा संचालित नहीं हो रही है। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि आगे कब तक इन जिलों में भी होगी कक्षा संचालित। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा जो अगला खबर है वह है कि 1932 का खाद्यान्न लागू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। स्टेटमेंट है जगन्नाथ महतो। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का स्टेटमेंट है कि 1932 का खाद्यान्न लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। झारखंड की अस्मिता छीनने की कोशिश हो रही है। शैलेंद्र। तो कस्मर भाषा सभ्यता और संस्कृति ही किसी देश या राज्य की मूल पहचान होती है। उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है तो साफ है कि उस राज्य की अस्मिता या मूल पहचान को छीनने की कोशिश हो रही है। सरकार ने 1932 से खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करनी ही होगी। इसके बिना यह आंदोलन किसी शर्त पर थमने वाला नहीं है। ये बातें पूर्व सांसद झांबो उलगुलान के नेता शैलेंद्र महतो ने रविवार को प्रभात खबर से बातचीत में यह बताया। और यह हमारे पास प्रभात खबर की यह एक न्यूज़ क्लिपिंग है जिसमें कि यह न्यूज़ आपकी दी गई है। चलिए अब देखते हैं जगन्नाथ महतो का स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को नवाडी प्रखंड के सारूबेड़ा में आयोजित सम्मान सा स्वागत समारोह में कहा कि राज्य में 1932 का खाद्यान्न लागू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। झारखंड युवाओं के अधिकार के लिए सरकार शीघ्र ही राज्य में 1932 का खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करेगी। जनता धैर्य बनाए रखे। झांगो पार्टी के चुनावी पत्र में भी यह एजेंडा शामिल था। तो जगन्नाथ महतो का यह बयान है कि बहुत जल्द झारखंड में होगी 1932 का खाद्यान्न लागू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है राज्य में गहराता जा रहा भाषा विवाद। लेकिन इस खबर को जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं। भोजपुरी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन का ऐलान। सड़क से सदन तक उतरेगा परिषद। तो आपको पता है कि जो अभी 2 भाषा था शामिल उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद फिर राज्य में भाषा विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। भोजपुरी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन का ऐलान किया है परिषद ने। चलिए जानते हैं न्यूज को। तो क्षेत्रीय भाषा की सूची से उर्दू को हटाए झारखंड सरकार। विहिप। तो विहिप की यह मांग है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची से उर्दू को हटाए। आपको पता है कि झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के तौर पर उर्दू शामिल है, तो उसे हटाने की मांग हो रही है। 1932 आधारित खाद्यान्न नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे विद्यार्थी। तो 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे विद्यार्थी। और आपको पिछले न्यूज में मैंने बताया कि इसके लिए जगन्नाथ महतो ने भी बोला है कि हाँ 1932 का खाद्यान्न नीति लागू करेंगे। अब क्या होगा सरकार का कदम, वो आगे देखना बड़ा रोचक होगा। लेकिन अभी का न्यूज़ यह है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज़ पे। तो हमारा अगला न्यूज़ है रिम्स से संबंधित। जी हाँ, सभी झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वह है कि रिम्स में अब हर दिन 2 ओपन हार्ट सर्जरी होगी। जी हाँ, झारखंड के लोगों को अभी तक ओपन हार्ट सर्जरी करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब रिम्स में ही हर दिन 2 ओपन हार्ट सर्जरी होगी और आने वाले समय में 3 से 4 ओपन हार्ट सर्जरी करने पर भी हो रहा है काम। एक दिन में 20 मरीज ओपन हार्ट सर्जरी के आते हैं। ऑपरेशन के लिए वेटिंग लिस्ट होगी काम। तो रिम्स में हर दिन 20 मरीज ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आते हैं और अब हर एक दिन 2 ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जिससे कि क्या होगी, तो इससे ऑपरेशन के लिए वेटिंग लिस्ट कम होगा। निजी अस्पतालों ने मांगे थे 5 लाख, रिम्स में 50,000 में खराब वॉल्व को ठीक किया। तो देखिए, निजी अस्पताल में खराब वॉल्व को, यानी हार्ट के अंदर एक वॉल्व होता है, उसे ठीक करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे, जबकि सरकारी अस्पताल में 50,000 रुपये में इसे ठीक हो रहा है। यानी कि एम्स बहुत अच्छा काम कर रहा है और अब ओपन हार्ट सर्जरी भी यहाँ पे होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है कोविड से रिलेटेड। तो है कि कोविड में माता या पिता को खो चुके 1600 बच्चों की पढ़ाई या खर्च उठाएगी सरकार। राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों से मंगवाई ऐसे बच्चों की सूची जिनके माता या पिता कोविड
के कारण नहीं रहे हैं। तो उनकी सूची मंगाई है झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने। शिक्षा विभाग ने बच्चों को किताब ड्रेस का पैसा देगा, फीस रियम्बर्स करेगा। सरकार के समक्ष थी ऐसे बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने की चुनौती, क्योंकि ऐसे बच्चों को अधिकतर तस्कर अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उसे कोई दूसरे फैक्ट्री में कोई खतरनाक काम में लगाते हैं। राज्य सरकार ने लिया है परवरिश का जिम्मा। तो यह आज का था बड़ा खबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है कि झारखंड में अब उत्पाद सिपाही की बहाली में झारखंडी ही ले सकेंगे भाग। अब उत्पाद विभाग की जो बहाली होगी उसमें केवल झारखंडी भाग ले सकेंगे। चलिए जानते हैं न्यूज़ को इसको विस्तार से। तो जगन्नाथ महतो बोले कि पारा शिक्षकों की तरह सेविका सहायिका को भी अस्थायी करने के लिए 24 फरवरी को होगा प्रयास। और एक बड़ी अपडेट यह है कि अब पारा शिक्षकों की तरह ही सेविका सहायिका को भी अस्थायी करने के लिए 24 फरवरी को होगा प्रयास। और साथ में 1932 के खाद्यान्न के आधार पर झारखंड में ली जाएगी नौकरियां। झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य के उत्पाद विभाग में होने वाली आरक्षी की बहाली में अब सिर्फ झारखंडी ही भाग ले सकेंगे। उस बहाली में गैर झारखंडियों को मौका नहीं मिलेगा। मंत्री रविवार को नवाडी प्रखंड के सारूबेड़ा में यह बात बोली लोगों को संबोधित करते हुए। उन्होंने कहा कि जनता की मांग को देखते हुए बोकारो व धनबाद के जिलों से भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए बहुत अधिक आंदोलन हो रहा था, इसलिए विद्रोह हो रहा था, इसके कारण भोजपुरी मगही भाषा को क्षेत्रीय भाषा से हटाना पड़ा। जल्दी झारखंड में 1932 के खाद्यान्न के आधार पर भी स्थानीयता नीति को लागू किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है कि मसालों की खेती से बढ़ेगी किसानों की आय, कुलपति। तो कुलपति का स्टेटमेंट है कि मसालों की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी। चलिए जानते हैं इसे विस्तार से। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय देगा किसानों को प्रशिक्षण। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय देगा किसानों को प्रशिक्षण कि मसालों की खेती किस प्रकार से की जाए, जिसके कारण मसालों की खेती से किसानों की आय बढ़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने कहा कि बीएयू किसानों की आय बढ़ाने और खेती की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार, ICMR और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत काम कर रहा है। हमारा पूरा ध्यान शोध कार्य पर है। इसका उद्देश्य खेती को कम लागत व ज़्यादा मुनाफा बनाना है। यह है ओंकार नाथ सिंह का, कुलपति बिरसा विश्वविद्यालय का यह स्टेटमेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है कि EPFO 15,000 से अधिक मूल वेतन वाले के लिए नई पेंशन योजना लेके आया है। चलिए जानते हैं क्या है यह योजना। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। इसके दायरे में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मियों को भी लाया जा सकता है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये EPS 95 के तहत नहीं आते हैं। इस संबंध में प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में EPFO के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में पेश किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। हमारा अगला खबर है झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी का काम अटका, राज्यपाल ने सरकार को विधेयक लौटाया। कहा हिंदी व अंग्रेजी कॉपियों में अलग अलग है प्रावधान। तो झारखंड में जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी का जो काम था वह फिलहाल अटक गया है, क्योंकि जो कॉपी राज्यपाल के पास भेजी गई है उन्होंने राज्यपाल ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी कॉपियों में अलग अलग प्रावधान है, जिसके कारण उसे लौटा दिया गया है। यानी कि एक ही प्रस्ताव के हिंदी में कुछ अलग प्रावधान है, अंग्रेजी में कुछ अलग प्रावधान है, जिसके कारण राज्यपाल ने सरकार को विधेयक लौटा दिया है। चलिए जानते हैं राजभवन ने विधेयक के 10 बिंदुओं पर उठाई आपत्ति, सरकार को सही तथ्य के साथ फाइल भेजने को कहा। यह पूर्वी भारत की पहली और देश की दूसरी ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी। पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की सलाह पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी की योजना बनी थी। मुर्गो और ओलेचिकी के आविष्कारक, इसीलिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले खबर पे। अगला खबर है अदालत के एक स्टेटमेंट का, जिन्होंने कहा कि दोषियों को समाज में रखना आदमखोर तेंदुए को छोड़ने के समान है। तो यह हाईकोर्ट का स्टेटमेंट, अदालत का स्टेटमेंट है कि दोषियों को समाज में रखना आदमखोर को छोड़ने के समान होगा। अहमदाबाद विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी। पहचान छिपाने के लिए हुलिया बदलते थे दोषी। कहा दोषियों के एक शांतिपूर्ण समाज में अशांति की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो यह स्टेटमेंट है अदालत की दोषियों को समाज में रखना आदमखोर तेंदुए को छोड़ने के समान है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट खबर, जो कि हमारी इंटरनेशनल से जुड़ी खबर है, इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़ी खबर है। तो चलिए उससे बताने से पहले एक बार
यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं इस न्यूज़ पे। तो न्यूज़ में क्या है, तो युद्ध कारोबार अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद ही करेंगे पुतिन से बात। पुतिन ने छेड़ा हाइब्रिड वॉर, बाइडेन पोलैंड को 250 टैंक बेचने में जुटे हैं। बेलारूस में 30,000 रूसी सैनिक अब लंबे समय तक रहेंगे। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ को विस्तार से कि आखिर क्या कुछ घट रहा है यूक्रेन। तो यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाला अमेरिकी नेतृत्व वाला नाटो अभी कूटनीतिक प्रयासों में भी जुटा है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ हाइब्रिड वार छोड़ दिया है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोमेस्टिक में अलगाववादियों को हथियारों से लैस कर पर्दे के पीछे धमाकों को अंजाम देना भी शुरू कर दिया। रविवार को देर रात अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना के 16 ठिकानों पर भारी बमबारी की। अपुष्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा है कि पुतिन ने कथित रूप से हमले के लिए आगे बढ़ने के आदेश दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के प्रिवेंट बैंक JSC बैंक के ट्रांजैक्शन को हैक कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने पोलैंड में पहुंचकर पड़ोसी देश यूक्रेन को सुरक्षा देने के नाम पर 16,725 करोड़ रुपए के 250 अब्राम टैंकों की बिक्री की बातचीत भी शुरू कर दी गई है। अमेरिका अन्य यूरोपीय देशों को भी हथियार बेचने में जुटा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में देरी पर अब खुद ही पुतिन से बातचीत करने का फैसला ले लिया। यानी कि अब जो यूक्रेन विवाद था उस पर अब हो गया है व्यापार शुरू, यानी कि अलग अलग देश अपने हथियारों को बेचने का काम अब शुरू कर रहे हैं। यूक्रेनी बोले, हम 8 साल से रूस से लड़ रहे दुनिया को अब पता चल रहा। रूसी हमले की चेतावनी के बाद कीव के में तनावपूर्ण शांति है। कीव का इवाना का कहना है कि हम लोग पिछले 8 साल से रूस से लड़ रहे हैं, या आगे भी लड़ते रहेंगे। दुनिया को अब पता चल रहा है। कीव के ही यारिस्लोव का कहना है कि यूक्रेन को भले ही नाटो का सहयोग मिल रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमले की सूरत में अमेरिका हमें बचाने नहीं आएगा। तो यह स्टेटमेंट है यूक्रेनी, माने कि वहाँ के नागरिक का एक स्टेटमेंट है। अगला है बदलती विरसा। जर्मनी ने कहा अभी रूस पर प्रतिबंध नहीं, मौके मैक्रो ने की पुतिन से बात। तो यूक्रेन पर विषाद अब बदलने लगी है। जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज ने कहा है कि अभी रूस पर प्रतिबंध लगाने का वक्त नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बात की। दोनों नेताओं के बीच लगभग 105 मिनट तक बातचीत के बाद सोमवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता पर सहमति बनी। यानी कि बेलारूस में पिछले 2 महीने से युद्धाभ्यास के नाम पर टीके करीब 30,000 रूसी सैनिक अभी जल्द यहां से जाने वाले नहीं हैं। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के पूर्वी प्रांतों में अनिश्चितता के कारण अभी रूसी सेना यहां से नहीं लौटेगी। इस बीच रविवार को भी यूक्रेन के लोगों का रूस की ओर पलायन जारी रहा। यहां से जाने वाले हालिया शांति के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया। तो यह आज की थी टॉप न्यूज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो इसमें मैंने हर एक न्यूज़ को कवर किया, चाहे वो एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, या आपका इंटरनेशनल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशियोलॉजिकल हो, जितने भी न्यूज़ थे मैंने सबको यहाँ पे आपको बताया। तो इसी प्रकार की और न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।